किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महान पुरुषों को नमन करता हूं, जिनमें महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब को मैं याद भी करता हूं आज के दिन पर। साथ साथ नगीना की महान जनता और भीम आर्मी और हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। इसके बाद अपने कुलगुरु जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज को भी संसद का सदन चल रहा था। सांसद अपनी अपनी बात रख रहे थे, लेकिन तभी नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा मुद्दा उठाया जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। चंद्रशेखर आजाद ने सरकार से सीधे मोदी जी से सवाल पूछते हुए कहा कि अगर देश के युवा अपनी बात रखने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करते हैं, तो आखिर उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है जैसे वे देश के दुश्मन हों। उनका निशाना सिर्फ किसी एक अधिकारी या किसी एक व्यवस्था पर नहीं था, बल्कि उन्होंने सरकार की जवाबदेही पर सवाल खड़ा किया। संसद में उनके भाषण का सबसे बड़ा संदेश यही था कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबाने के बजाय उसे सुना जाना चाहिए। हाल ही में छात्रों के प्रदर्शन और जंतर मंतर पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर तीखा हमला बोला था और कहा था कि छात्रों से बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय बल का इस्तेमाल किया गया। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा युवाओं, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों के इर्द गिर्द दिखाई देता है। यही वजह है कि जब उन्होंने संसद के भीतर छात्रों का मुद्दा उठाया तो उनके शब्दों ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आखिर वह समय कब आएगा जब देश के विद्यार्थियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाएगा। उनके मुताबिक अगर कोई छात्र अपने भविष्य को लेकर सवाल पूछता है, परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी को लेकर आवाज उठाता है या अपने अधिकारों की मांग करता है, तो उसका जवाब बातचीत से होना चाहिए, डर या पुलिस कार्रवाई से नहीं। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद ने केवल बाहर बयान देने तक खुद को सीमित नहीं रखा। जुलाई 2026 में वह संसद परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास छात्रों के समर्थन में धरने पर भी बैठे थे। भारी बारिश के बीच उनका धरना राजनीतिक चर्चा का विषय बना और इसकी तस्वीरें तथा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैले। अब सवाल उठता है कि चंद्रशेखर आजाद आखिर सरकार पर इतना आक्रामक क्यों दिखाई दे रहे थे। इसके पीछे छात्रों का आंदोलन और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े सवाल एक बड़ा कारण थे। लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम से जुड़े संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान भी उन्होंने नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलन का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, उनके दर्द को कौन सुनेगा और उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उनके भाषण की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने चर्चा को सिर्फ कानून के तकनीकी प्रावधानों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इसे सीधे देश के विद्यार्थियों और उनके भविष्य से जोड़ दिया। उनका तर्क था कि परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं होती, बल्कि उसके पीछे लाखों परिवारों की उम्मीदें होती हैं। एक गरीब परिवार का बच्चा वर्षों तक तैयारी करता है, परिवार अपनी जरूरतों को रोककर उसकी पढ़ाई पर पैसा खर्च करता है, और जब परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठता है तो उस बच्चे की पूरी मेहनत और भविष्य प्रभावित होता है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ कानून बनाना नहीं, बल्कि व्यवस्था पर जनता का भरोसा कायम करना भी है। यहीं से चंद्रशेखर आजाद का सरकार पर तंज और ज्यादा राजनीतिक बनता दिखाई देता है। उनका सवाल था कि अगर सरकार युवाओं के भविष्य की बात करती है, तो फिर उन्हीं युवाओं की आवाज संसद के बाहर क्यों सुनाई नहीं देती। अगर सरकार खुद को युवाओं की सरकार बताती है, तो उनके सवालों का जवाब बातचीत से क्यों नहीं दिया जाता। यही सवाल उनके भाषण को सोशल मीडिया पर चर्चा में ले आया। चंद्रशेखर आजाद ने सरकार के सामने एक और बड़ा सवाल रखा, लोकतंत्र में असहमति की जगह आखिर कहां है। उनका कहना था कि सरकार से सवाल पूछना देश के खिलाफ होना नहीं है, किसी नीति की आलोचना करना देशद्रोह नहीं है, किसी परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग करना अपराध नहीं है। लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि जनता अपने प्रतिनिधियों से सवाल कर सके और सरकार उन सवालों का जवाब दे। इसी संदर्भ में उन्होंने सरकार की उस सोच पर भी सवाल उठाया जिसमें विरोध करने वाले लोगों को तुरंत अलग नजरिए से देखा जाता है। अगस्त 2026 में उन्होंने आरएसएस और भाजपा से जुड़े बयानों के संदर्भ में भी
प्रदर्शनकारी युवाओं को लेकर इस्तेमाल की जा रही भाषा पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि अगर युवाओं की समस्याओं को सुनने के बजाय उन्हें देश विरोधी नजरिए से देखा जाएगा, तो इससे समस्या हल नहीं होगी। चंद्रशेखर आजाद का हमला सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं रहा। संसद परिसर में उनके धरने ने भी यह संदेश दिया कि वह इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से बड़ा बनाना चाहते हैं। उन्होंने बारिश के बीच धरना देते हुए यह संदेश दिया कि कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, उसे जवाब देना होगा। अब यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम क्यों सामने आता है? क्योंकि देश की केंद्र सरकार की अंतिम राजनीतिक जवाबदेही प्रधानमंत्री और उनकी सरकार से ही जुड़ती है। चंद्रशेखर आजाद जब केंद्र सरकार की नीतियों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते हैं, तो उनका राजनीतिक निशाना स्वाभाविक रूप से मोदी सरकार बनता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर तीखा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप नहीं होता। कई बार विपक्षी नेता सरकार की नीतियों और प्रशासनिक फैसलों पर सवाल उठाते हैं। इसलिए वीडियो बनाते समय यह फर्क साफ रखना जरूरी है कि कौन सी बात चंद्रशेखर आजाद ने कही और कौन सी बात राजनीतिक विश्लेषण है। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति में यह शैली नई नहीं है। वह अक्सर संसद के अंदर और बाहर सरकार को घेरते हुए कहते रहे हैं कि सत्ता में बैठे लोगों को जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए। उनकी राजनीति का आधार खास तौर पर वंचित वर्गों, युवाओं और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर दिखाई देता है। यही वजह है कि उनके भाषणों को एक खास वर्ग बहुत ध्यान से सुनता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा पहलू भी है। सरकार का पक्ष यह हो सकता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है और किसी भी प्रदर्शन में सुरक्षा व्यवस्था को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए इस मामले को सिर्फ एक पक्ष से देखना उचित नहीं होगा। सवाल यह होना चाहिए कि क्या प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों की बात सुनने के लिए पर्याप्त संवाद किया और क्या किसी भी कार्रवाई में लोकतांत्रिक अधिकारों तथा कानून व्यवस्था के बीच संतुलन बनाया गया। यही वह बिंदु है जहां चंद्रशेखर आजाद की राजनीति और केंद्र सरकार की कार्यशैली के बीच टकराव दिखाई देता है। एक तरफ सरकार व्यवस्था और कानून की बात करती है, दूसरी तरफ आजाद सवाल उठाते हैं कि व्यवस्था का सबसे पहला उद्देश्य जनता की समस्याओं को सुनना होना चाहिए। अगर विद्यार्थी सड़कों पर हैं, अगर परिवार अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान हैं और अगर युवा परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या उन्हें सिर्फ प्रशासनिक समस्या मानकर देखा जाना चाहिए या फिर इसे एक गंभीर सामाजिक और राजनीतिक संकेत समझना चाहिए? चंद्रशेखर आजाद इसी सवाल को संसद के भीतर लेकर आए। उन्होंने सरकार को याद दिलाने की कोशिश की कि संसद सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं है, बल्कि जनता की आवाज उठाने की सबसे बड़ी संस्था है। अगर कोई सांसद अपने क्षेत्र के युवाओं और छात्रों की समस्या संसद में नहीं उठाएगा, तो आखिर वह आवाज कहां जाएगी? उनका यह भी तर्क रहा कि संसद में बैठे सांसदों को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। हाल ही में उन्होंने संसद की कार्यवाही बार बार बाधित होने पर भी सवाल उठाया और कहा कि अगर संसद नहीं चलेगी तो सांसद जनता से कैसे नजर मिलाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जनता का पैसा संसद की कार्यवाही पर खर्च होता है, इसीलिए सदन का सुचारू रूप से चलना जरूरी है। यह बयान चंद्रशेखर आजाद की राजनीति के एक अलग पहलू को सामने लाता है। जहां वह सरकार की आलोचना करते हैं, वहीं संसद की कार्यवाही को लेकर विपक्षी दलों पर भी सवाल उठाने से पीछे नहीं हटते। यानी उनका संदेश यह है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, जनता के पैसे और जनता के भरोसे के प्रति सभी को जवाबदेह होना चाहिए। अब सोचिए, जब कोई युवा टीवी या मोबाइल पर संसद की कार्यवाही देखता है और वहां अपने जैसे छात्रों का मुद्दा उठते हुए सुनता है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। शायद यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद की आवाज युवाओं के बीच चर्चा का विषय बनती है। वह अपने भाषण में कठिन राजनीतिक शब्दों की बजाय सीधे सवालों का इस्तेमाल करते हैं। उनका अंदाज टकराव वाला जरूर होता है, लेकिन उनका दावा यही रहता है कि वह जनता की आवाज संसद तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि यहां एक और सवाल उठता है, क्या सिर्फ सरकार को घेरने से छात्रों की समस्या हल हो जाएगी? इसका जवाब आसान नहीं है। सरकार को जवाब देना होगा, लेकिन साथ ही विपक्ष और आंदोलन कर रहे नेताओं की भी जिम्मेदारी है कि वे ठोस समाधान सामने रखें। केवल आरोप प्रत्यारोप से परीक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी। उसके लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, मजबूत परीक्षा प्रणाली, समय पर परिणाम, शिकायत निवारण और दोषियों पर कार्रवाई जैसे ठोस कदम जरूरी हैं। चंद्रशेखर आजाद के हालिया बयानों में सबसे ज्यादा जोर इसी बात पर दिखाई देता है
कि सरकार युवाओं से संवाद करे। उन्होंने छात्रों की मांगों को गंभीर बताया और कहा कि सरकार को उनसे बात करनी चाहिए थी। अब अगर राजनीतिक नजरिए से देखें तो यह मामला आने वाले समय में और बड़ा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और चंद्रशेखर आजाद खुद अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि वह भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, यहां तक कि मुख्यमंत्री पद की पेशकश होने पर भी नहीं। इसलिए संसद में मोदी सरकार पर उनके हमले को केवल एक दिन की राजनीतिक बहस मानना शायद पूरी तस्वीर नहीं होगी। इसके पीछे उनकी व्यापक राजनीतिक रणनीति भी दिखाई देती है। वह खुद को एक स्वतंत्र और आक्रामक विपक्षी आवाज के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर युवाओं और बहुजन समाज के बीच उनकी राजनीतिक पकड़ बढ़ाने की कोशिश साफ दिखाई देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या सरकार चंद्रशेखर आजाद के उठाए सवालों का जवाब देगी? क्या छात्रों की शिकायतों पर ठोस कार्रवाई होगी? क्या परीक्षा व्यवस्था में भरोसा वापस आएगा? और क्या संसद में जनता के मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सार्थक चर्चा हो पाएगी? क्योंकि लोकतंत्र में असली जीत किसी नेता की नहीं, बल्कि जनता की होनी चाहिए। अगर चंद्रशेखर आजाद सरकार से सवाल पूछते हैं तो उन सवालों का जवाब आना चाहिए। अगर सरकार के पास जवाब है तो उसे संसद में रखना चाहिए, और अगर किसी मुद्दे पर सरकार की गलती है तो सुधार होना चाहिए। यही लोकतंत्र की असली ताकत है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात बिल्कुल साफ है, चंद्रशेखर आजाद अब संसद में सिर्फ अपने क्षेत्र नगीना की आवाज तक सीमित रहने की कोशिश नहीं कर रहे। वह युवाओं, छात्रों, शिक्षा, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े बड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। संसद में उनका अंदाज लगातार आक्रामक दिखाई दे रहा है और सरकार से उनके सवालों का सिलसिला भी जारी है। और यही वजह है कि जब वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं तो राजनीतिक बहस और ज्यादा तेज हो जाती है। समर्थक इसे मजबूत विपक्ष की आवाज बताते हैं, जबकि आलोचक इसे राजनीतिक बयानबाजी मान सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र में दोनों पक्षों के बीच बहस होना अपने आप में जरूरी है।